माफ कीजिएगा मेरी तबीयत के लिए। ठीक, कोई बात नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कपूर वक्तनाम अपने सोशल प्रोग्राम चैनल मैन ऑफ टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो हमारे इंटरनेशनल अजगैबी धाम सुल्तानगंज की माटी से जुड़े हैं और विशुद्ध भारतीय संस्कृति, साहित्य, यहाँ के सामाजिक वातावरण में पले बढ़े और अभी वर्तमान में रूस की राजधानी मॉस्को में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और आप हैं हमारे बीच प्रोफेसर संजय कुमार राजहंस जी। नमस्कार सर। संजय बाबू, हम आपसे चाहते हैं कि आप अपना पूरा नाम और अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए जी, मेरा जो बचपन है वो सुल्तानगंज में बीता है और मेरे पिताजी शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए थे और वो रिटायर्ड हुए मुंगेर से बहुत साल पहले 1991 में। हम लोग 5 भाई हैं और मेरे भैया दूसरे नंबर के भाई हैं और इनका नाम विभाशंकर राजहंस है। ये संस्कृत भाषा के विद्वान व्यक्ति हैं जी। मेरे सबसे बड़े भाई वो पटना में हैं जी। और मेरे तीसरे और चौथे भाई वो जुड़वे भाई हैं, वो दिल्ली में रहते रहे। जी। अभी कोरोना काल के कारण वो यहाँ पहुंचे हुए हैं जी। और थोड़ा अपने गृह का निर्माण कर रहे हैं। तो ये तो हमारे 4 भाई हुए। मेरी एक सबसे बड़ी बहन है जी। जो भी वर्तमान में कलकत्ता में है। मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। जय। तो ये मेरे परिवार की पृष्ठभूमि है। दूसरा कि हमारे दादाजी ब्रिटिश काल में पुलिस विभाग में थे, अंग्रेजी शासन में और क्या नाम बताया? उनका नाम स्वर्गीय पंडित केशव राजहंस था। जी। बड़े ही आध्यात्मिक पुरुष थे और उन्होंने यहाँ पर सामने घर के बाहर आप देखेंगे महादेव की और माँ काली की 2 मंदिरों का निर्माण भी करवाया। समाज के लिए बहुत कुछ करते रहे। तो ये हमारे परिवार की पृष्ठभूमि है। बड़ा गौरवमय इतिहास है हमारे राजहंस परिवार का, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े उच्च पदों पर आसीन हुए। स्वर्गीय पंडित के जयदेव राजहंस के बच्चे, चाहे वो डॉक्टर राजहंस हों, चाहे डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस हों। जी। तो उस गौरव के प्रति एक हमेशा एक उत्तरदायित्व का भाव रहा कि हमारे घर के लोग इतने अच्छे पदों पर रहे हैं, इतना समाज का समाज की सेवा कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी और चिंता दोनों का भाव रहा कि भाई हम लोगों से ऐसी कोई बात ना हो कि जिससे उनकी शान में गुस्ताखी हो, उनकी प्रतिष्ठा को पट्टा लगे। तो जो कुछ काम कर सकते थे, पढ़ने पढ़ाने का, पठन पाठन का काम है, तो वही काम करते रहे। और दिल्ली में हमने ग्रेजुएशन किया। यहाँ से 12th करने के बाद इंटर में हमने पढ़ाई की थी मुरादा कॉलेज में। कौन से साल? वे 1990, 91 की बात है। मैट्रिक कहाँ से किया? मैट्रिक भी हमने यहीं से किया था जी। कौन सा विद्यालय? 1989 में। देखिए, कृष्णानंद में हमारी पढ़ाई हुई थी 10वीं तक। कृष्णानंद सूर्यमल उच्च विद्यालय। कृष्णानंद सूर्यमल उच्च विद्यालय में हमने पढ़ाई की थी 6वीं से 10वीं तक। तो 10वीं के कुछ महीने पहले हमारे बड़े भैया हमें ललमटिया ले गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था उनके पास कोई संतान उस समय नहीं थी। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक छोटा भाई मेरे पास रहेगा। तो कुछ महीने उनके पास रहे हम। अच्छा। तो फिर परीक्षा के कुछ दिन पहले यहाँ आ गए, तैयारी की, फिर एग्जाम दिया। तो वो ललमटिया में हमारे 10वीं कक्षा की पढ़ाई हुई 4-6 महीने। अच्छा। और अब वो झारखंड का हिस्सा है। अभी जो कह लें कि हमारे घर में 12वीं कक्षा करने के बाद बड़े भैया उस समय दिल्ली में थे, तो वो हमें दिल्ली ले गए। तो वहाँ हमने ग्रेजुएशन किया, फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई वगैरह की। तो बीच में थोड़ी दिन तक पत्रकारिता भी करते रहे। एक अखबार होता था द पायनियर, उसके लिए कुछ काम किया। एक विनोद मेहता थे, बड़े अच्छे एडिटर थे पायनियर अखबार के। तो दिल्ली में थे। तो उन्होंने बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्यार दिया मुझे और उनके साथ कुछ दिनों तक काम किया, 1.5 वर्ष। फिर अपने लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी थी, वो एक सपना था घर के भाइयों का कि संजय ने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करनी है। तो उसकी कोशिश करते थे कि अपने भाइयों के, अपने पिता के सपने को पूरा कर सकें।
लेकिन शायद विधि को कुछ और मंजूर था। मेरी माँ की मृत्यु हो गई 2000 में। तो उसके बाद कई चीज़ें मतलब बिखरती चली गईं। और तो थोड़ा सा ये था कि चूँकि पढ़ने लिखने से थोड़ा जुड़ाव था बड़े पूरी संजीदगी से। तो इसके अलावा थोड़ी कला में रुचि थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है, मंडी हाउस में। तो उसके जो मतलब स्ट्रगलिंग या नॉन स्ट्रगलिंग NST जी 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 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो वहाँ कुछ लोग थे जो नाटकों का निर्देशन करते थे। तो उनके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह हम लिखते रहे, क्योंकि धनार्जन भी करना था। और कला भी किया आपने? ड्रामा प्ले किया? नहीं जी, हमने बस नाटकों के लिए स्क्रिप्ट लिखा। अच्छा। तो उसी सिलसिले में मतलब कह लीजिए लोगों से परिचय होता रहा। कला के क्षेत्र से भी थोड़ी रुचि बढ़ी। और चूंकि आजीविका भी थोड़ी अपनी संभालनी थी और पढ़ाई भी करनी थी, तो कुछ न कुछ ऐसा करते रहे। ट्यूशन्स भी काफ़ी पढ़ाते रहे। अच्छा, दिल्ली में? जी, दिल्ली में। तो ये इस तरह से एक जीवन था। और 2003 के बाद 4 में मतलब हम यूक्रेन चले गए। वहाँ पर नौकरी कर ली हमने विश्वविद्यालय में। 10 साल तक हम वहाँ विश्वविद्यालय में रहे। आपका विषय पब्लिक पॉलिसी? वो समय नहीं, उस समय देखिए मैं इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाता था। अच्छा। 2004 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इंडियन स्टडीज इंडोलॉजी। अच्छा। तो भारत की विद्या, प्राच्य विद्या के बारे में जानकारी। तो वहाँ ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स थे। तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को 10-1 साल बड़ी मेहनत से पढ़ाया कीव में। और 2014 के बाद कुछ ऐसा संयोग बना, ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई और कुछ ऐसे हालात भी बने, क्योंकि यूक्रेन में उस समय एक बड़ा सा आंदोलन हुआ, एक बड़ी सी क्रांति हुई और तकरीबन गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। कौन सा वर्ष? 2014 की बात है। तो उसी समय उसके पहले ही थोड़ा कह लें कि प्रभु की कृपा हुई। फिर हम मॉस्को चले आए। फिर मॉस्को के विश्वविद्यालय में। कब से? 2015 से 2014 के आखिर से जी। 2014 के आखिर से जी। तो उस विश्वविद्यालय में हम काम करते रहे हैं अभी तक जी। अच्छा, अभी आपका विषय है पब्लिक पॉलिसी? जी, जननीति से। जननीति? जी। तो आपको अभी कैसा लग रहा है कि आप अपने इस पठन पाठन और आपके जो जीवन में मोड़ आए, आपने अध्यापन भी किया, आपने स्क्रिप्ट भी, ड्रामा वगैरह भी आपने लिखा और कवि के रूप में भी आप स्थापित हैं? नहीं, मैंने कविता को कभी पब्लिश नहीं किया। स्थापित होना बहुत बड़ी बात होगी। पहली कविता कब? नहीं, मैंने बचपन में कुछ लिखना शुरू किया। फिर जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में थे तो कुछ कविताएं लिखते थे, क्योंकि वहाँ पर प्रतियोगिताएं होती थी। और ये हमें मालूम था कि अगर प्रतियोगिताओं में जीतेंगे तो कुछ धनराशि मिलेगी या कोई उपहार मिलेगा, इसलिए कविताएं लिख देते थे। और कविताएं चुनी जाती थी, बड़ा संयोग था। तो उस कारण से एक कविता लिखने का जो उद्देश्य था वो बड़ा सहज सा था कि भाई मतलब यूनिवर्सिटी के या कॉलेज की जो पत्रिका है उसमें कुछ हमारे प्रोफेसर कहते थे, संजय आप लिख कर दें, आपसे जरूरत है कि आप लिख कर दें। तो हम मतलब गुरु की आज्ञा को मान करके कुछ लिखते थे। उन्हें पसंद आती थी, वो छापते थे। तो इस तरह से रहा। लेकिन कविताएं जो मैंने लिखी हैं वो प्राय विषय क्या रहा है कविताओं का? देखिए, वो जीवन रहा है, विषय जीवन रहा है और दर्शन रहा है। मतलब रूमानी कविताएं मैंने लिखी नहीं और मुझे बड़े मतलब कह लीजिए मैं बड़ा उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ इसके लिए। तो जीवन से जुड़ी हुई, यथार्थ से जुड़ी हुई, लोगों की तकलीफ से, लोगों की पीड़ा, रियलिटी लाइफ की। जी वाह, कह लीजिए यथार्थवाद से जुड़ी हुई कविताएं मैंने लिखी हैं। जीवन की विसंगतियों के बारे में कुछ लिखा। लेकिन ये सारा कुछ ऐसे स्वांतः सुखाए लिखा जाए, कभी छपास की इच्छा रही नहीं। क्योंकि एकेडमिक जो पेपर्स हैं, जो जिस पेपर्स को मतलब हमारे विषय के लोग, हमारे विषय से जुड़े हुए विद्वान अगर उसको पढ़ सकें तो वैसी चीज़ें लिखने की कोशिश की हैं जो पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी हुई हैं, प्रोटेस्ट मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हैं। तो ये चीज़ें हम लिखते रहे हैं। तो अभी भी जब लॉकडाउन था तो हम फंसे हुए थे इटली में, तो वापस मॉस्को नहीं जा सकते थे और भारत भी आने की स्थिति बहुत बुरी थी। तो वहाँ पर हमने कुछ पेपर्स लिखे। एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में पब्लिश हुआ। अच्छा, एक फॉरेन अफेयर्स है उसमें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बस हमारी रुचि थी कि कुछ हम ऐसा कुछ लिखे हैं जिसका लाभ जो है उस विषय के जुड़े हुए विद्वानों को और उससे जुड़े हुए छात्रों तक कुछ पहुँचे। तो कविताएं जो हैं सिर्फ अपने सहज भाव से, अपने स्वांतः सुखाए, कभी शाम को बैठ गए, थोड़ी सी बोरियत हो गई तो उस कारण से हमने लिखी है। तो ये इस तरह से है जी बताएं। और अभी आप भारत में कब तक हैं?
देखिए जी, हमारा आना भी बड़ा ऐसा था कि हम तो 3-4 महीने पहले आना चाहते थे। तो मतलब सुविधा इतनी नहीं थी वापस आने की। तो कुछ ऐसा हुआ कि तो सुविधा मिली जनवरी की शुरुआत में, तो हम आ गए जी। और आपका आगे का कोई फ्यूचर प्लान? देखिए जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि भविष्य जो है अनिश्चितताओं के गर्भ में ही रहता है। तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, ग्रैंडियोस प्लान्स बनाने में मेरा विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि 20-22 वर्ष की अवस्था में ही हमने समझ लिया कि योजनाएं बनाना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है कि बहुत सारी योजनाएं नहीं बनानी, अपने रास्ते पर चलते रहिए, थोड़ी मतलब कोशिश कीजिए, उपयोगी काम कीजिए समाज के लिए। अब जहाँ कहीं भी रहें तो वहाँ थोड़ा सा उपयोगी रहें, तो ये एक सूत्र पर चलते रहे हैं। अब घर आए तो घर में उपयोगी रहें। टाइम का, समय का सदुपयोग नहीं, स्वयं के लिए तो सदुपयोग करते हैं लोग। ऐसा मान के चलिए कि प्राय जो समाज के लोग हैं वो स्वयं के लिए समय का सदुपयोग करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रही माँ की मृत्यु के बाद कि थोड़ा समाज को भी समय दें। तो समाज में चाहे वो हमारा विस्तृत बड़ा सा परिवार हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, राजन परिवार के लोग हों, या हमारा ये महाजन टोला के मित्र हों, तो उस तरह से कुछ ऐसा करें जिससे कि आत्मसंतोष हो कि भाई अगर आप यहाँ आए तो कुछ आपने समाज के लिए ठीक ठाक करने की कोशिश की। और जी बस इतना ही। और आपकी कुछ पसंदीदा फिल्म वगैरह, एंटरटेनमेंट? देखिए जी, मैं कला फिल्मों का बड़ा मतलब शहदाई रहा हूँ, तो मुझे किस तरह की फिल्म मुझे ऐसे देखना पसंद करते हैं? मुझे बेनेगल, मुझे अदूर गोपाल, श्याम बेनेगल साहब जी, अदूर गोपाल कृष्णन, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, तो मुझे ऐसी फिल्में पसंद आती हैं जिस फिल्मों में एक किस्म की गंभीरता हो, एक किस्म का संदेश हो, और जीवन के प्रति जो एक स्पष्ट मतलब संदेश है उस फिल्म के माध्यम से, किसी सिनेमा के माध्यम से। कला को लेकर के मैं बड़ा यथार्थवादी रहा हूँ। राज कपूर साहब की किसी फिल्म का देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ राज कपूर की एक बड़ी अच्छी फिल्म थी आह और आग, दोनों फिल्में मैंने बड़े शौक से देखी हैं। श्री 420 का भी जो मैसेज है वो जातीय भेदभाव को लेकर के एक फिल्म बनी थी, जिसमें एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को लेकर के एक फिल्म बनी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फिल्में, चाहे राज कपूर का बड़ा योगदान रहा है भारत और सोवियत संघ के लोगों को जोड़ने में। एक बात वाकया बताऊं कि जब हम सड़कों पर घूमते थे यूक्रेन में भी और अब रशिया में भी, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं बुजुर्ग लोग, तो वो राज कपूर की फिल्मों के गाने गाने लगते हैं रशियन भाषा में। ट्यून वही रहती है शंकर जी किस्म की हो या किसी और की, तो वो गाना गाने लगते हैं रशियन भाषा। तो मुझे लगा कि राज कपूर ने भारत और रूस के समाज को जोड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो तब भी मैं ऐसा मानूंगा कि मैंने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं और मुझे उनकी फिल्मों में जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, जो व्यावसायिक पक्ष है, उसको लेकर के बड़ी सहमति नहीं है। इसलिए मैं शुष्क फिल्में, ऐसा कहना है कि जो ऐसी फिल्में जो बड़ी ड्राई फिल्में हैं, मुझे वो फिल्में पसंद हैं। तो ये है भारतीय सिनेमा के प्रति मेरी जो मेरा जो जुड़ाव है। बहुत अच्छा दृष्टिकोण आपने बताया। और अगर कोई आपके लिखे हुए स्क्रिप्ट पर, आपके थीम पर, आपके मैसेज को अगर जन तक पहुंचाना चाहे, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी कल्पना शक्ति है, तो उसको आप किस तरह से लेंगे? मैं कपूर साहब ऐसा कह दूं कि मैं बड़ा ही सामान्य और बड़ा ही क्योंकि मैं भी एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, मल्टीमीडिया वर्क मेरा है और सोशल में चाहता हूँ कि सामाजिक और आध्यात्मिक बिंदुओं पर मैं काम करूँ। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वृत्त चित्र होते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं, उसको लेकर बड़ा आकर्षण रहा है बिहार में और अंग महाजनपद में। कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी तक कोई फिल्में या डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं है। तो वो मेरी रुचि का भी विषय रहा है, चिंता का भी विषय रहा है, सोच में भी शामिल है कि कभी अंग महाजनपद का जो गौरवशाली इतिहास है, कई ऐसे टीले हैं, कई ऐसे स्तूप हैं जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में थे, और कई ऐसी चीजें अभी जैसे एक्सकवेट किया गया सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज का बुद्धा जो है बर्मिंघम में है। तो ये चीजें मुझे बड़ा आकर्षित करती हैं कि मेरे समाज का, मेरे अंग महाजनपद का जो इतिहास है, उस इतिहास के बारे में जानकारी पूरे देश में पहुंचे, देश के बाहर पहुंचे, बिहार के लोगों तक पता चले कि ये कितना गौरवशाली क्षेत्र रहा है। चंपानगरी, भागलपुर, सुल्तानगंज, भगीरथपुर के नाम से भागलपुर को जानते थे हम लोग, और ये जो है गंगा के उस तरफ का इलाका, इस तरफ का इलाका, तो ये तमाम चीजें जो है हमारे लिए बहुत अत्यंत, कह लीजिए, रुचि का और शोध का विषय रहा है। समय इस पर काम कर नहीं पाए हैं। और एक तो कह लीजिए कि जिंदगी आपकी 24 घंटे की होती है और आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती है कि आपको अपने परिवार के लिए समय निकालना है, अपने बच्चों, भतीजों, भाइयों, भगने,
बहन भाई सबके लिए थोड़ा समय, जब हम छुट्टी में आते हैं सोचते हैं कि सबके साथ थोड़ा समय बिताएं। सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाना है, पारिवारिक जिम्मेदारी जी के जी साथ जी साथ। जी मैं ऐसा मानता हूँ कि एक संतुलन शायद ईश्वर मुझे देगा भविष्य में, जहाँ मेरे पास ज़्यादा उपयोगी कार्य करने का समय होगा, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी और समाज के सदस्यों के लिए भी। और मैन ऑफ टाइम वर्ल्ड डिफेंस मिशन, विश्व सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हमारा डिफेंस एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट पर सेमिनार और हमारा इसमें वर्कशॉप रहता है। कुछ हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे छात्रों को जो कि समाज से मतलब उतना नहीं जुड़ पाए हैं, जी तो समाज की मुख्य धारा में वैसे और भी असामाजिक तत्व हैं, उनको भी हम लोग लेकर के समाज की मुख्य धारा में